नमस्कार दोस्तों। तो आइए जानते हैं कुछ हिस्ट्री बिहाइंड द एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे बना और क्या क्या प्रावधान किस किस एक्ट से या फिर किन किन घटनाओं से इंसिडेंट्स लिए गए जो आज के टाइम पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का बन पाया है। तो हिस्ट्री में जाते समय सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं 1600 की। 1600 में या 1600 में यूरोपियंस एज अ ट्रेडर्स आए थे आफ्टर रिसीविंग द रॉयल चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ। उनको एक अधिकार दिया गया था रॉयल चार्टर साइन करके बाई क्वीन एलिजाबेथ कि आप जाइए अब ट्रेड करिए और हमें रेवेन्यू ला कर दीजिए। तो इन्होंने पूरे वर्ल्ड में सर्च करते करते ये लोग इंडिया में भी आए, इंडिया में ट्रेड करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे करके इन्होंने राजाओं को एक दूसरे का तख्ता पलट करना शुरू किया, हेल्प करते हुए कि हम आपको गद्दी पर बैठा देंगे, आप हमें दीवानी राइट्स या फिर हमें रेवेन्यू दिलाइए। तो ऐसा करते करते 1757 की बैटल हुई, 1765 की हुई, 1764 में जो हुई, 1765 में 1764 बैटल जो हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें कि मीर कासिम, शुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू ये लोग सब हार गए थे। हम आगे वाले इंसिडेंट में पढ़ेंगे या फिर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। मीर कासिम, शुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू ये लोग हार गए थे मेजर हेक्टर मिनरो की बैटल आर्मी से, बिकॉज इनको रॉबर्ट क्लाइव ने भी हेल्प किया था और इन लोगों की आर्मी कमजोर थी। हारने के बाद मजबूरन इनको दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा देना पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी को इन लिeu ऑफ एनुअल पेमेंट ऑफ 26 लाख रुपए। तो 1765 में इनको दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा मिल गई। इसके बाद जब इनको इतनी बड़े एरिया की दीवानी मिल गई तो इनको और इंटरेस्ट आया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू लेने के लिए हमें और एरियाज़ के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करते करते ये एक रेवेन्यू या फिर एक कंपनी की बजाय एक पॉलिटिकल फंक्शन भी रेवेन्यू गैदर करने की जगह पर, रेवेन्यू गैदर करने के साथ साथ ये लोग पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ गए। तो क्या क्या जरूरत पड़ी, नीड फॉर दैट रेगुलेटिंग एक्ट या फिर चार्टर एक्ट लाने की क्या जरूरत पड़ी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस में दिखा रही थी अपने आप को, एंड एक लोन इन्होंने मांगा था 1 मिलियन पाउंड का फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये दिख रहा था कि ये लोग बहुत रेवेन्यू जनरेट करते थे एंड वहां से इंडिया से आते थे, ये बहुत अमीर होके आते थे, बट फिर भी ये एक 1 मिलियन पाउंड के लोन के लिए इन्होंने अप्लाई किया था कंपनी से। फिर करप्शन एंड नेपोटिज्म, मीन्स मेरा बेटा जाएगा इंडिया में तो वो खूब सारा रेवेन्यू कलेक्ट करके आएगा एंड वो बहुत ज़्यादा इसके लिए फेवर भी करते थे कि इनको इंडिया में पोस्टिंग मिल जाए। तो करप्शन एंड नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा था कंपनी ऑफिशियल्स में। फिर एक फेमाइन पड़ा था बंगाल में जिससे कि बहुत सारी बड़ी आबादी डेथ हो गई थी, पेरिश हो गई थी। एंड रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चलाया था। इसके तहत कंपनी को दीवानी राइट्स ऑब्टेन करने मतलब मीन्स मिले थे, एंड मुगल एम्पायर को निजामत राइट्स, मीन्स उनको सिर्फ जुडिशियल एंड पॉलिसिंग मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स उनको उनके अंडर थे, एंड रेवेन्यू राइट्स, दीवानी राइट्स उनके अंडर थे, रॉबर्ट क्लाइव के अंडर। बट अल्टीमेटली दोनों के दोनों राइट्स ब्रिटिशर्स के पास ही जाकर ये रॉबर्ट क्लाइव के अंदर ही जाके समाते थे। बट इन रियलिटी both powers were vested with the company, means उन्हीं के अंडर आते थे। The farmers and the general population suffered as their improvement was neglected and the company was only concerned with maximizing revenue। ब्रिटिशर्स को सिर्फ अपने रेवेन्यू से मतलब था, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लॉलेसनेस बढ़ गई बंगाल में, कंपनी की हार हुई मैसूर में हैदर अली के द्वारा। तो इन सब कारणों की वजह से रेगुलेटिंग एक्ट या फिर कंट्रोल करने की जरूरत पड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ये फर्स्ट ऐसा एक्ट था जो कि रेगुलेट करने के लिए लाया गया था कंपनी के अफेयर्स को। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए जो कि पहले कहे जाते थे गवर्नर ऑफ बंगाल। ऐसे पहले थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। इनके अंडर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई 4 मेंबर्स की जो कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करेगी इन ऑल मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज को भी बंगाल के अंदर रखा गया, मींस बंगाल के अंडर बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी आएंगी। तो इससे क्या होगा, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बन जाएगा एंड दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का एक शुरुआत हो गई। प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स फ्रॉम एनी करप्ट ट्रेड, एनी प्राइवेट ट्रेड और टेकिंग ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स, मींस आप ब्राइब नहीं लेंगे और कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। इन्होंने पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को रिकग्नाइज किया, मींस आप एडमिनिस्टर करेंगे एंड पॉलिटिकल फंक्शंस करेंगे एंड रेवेन्यू का जो मैटर है वो अलग है।
कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी वॉज स्ट्रेंथन, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो भी बढ़ता चला गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए, एक गवर्निंग बॉडी होगी हमारे ब्रिटेन में, टू रिपोर्ट फॉर रेवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया, ये रिपोर्ट करेगी इनकी गवर्नमेंट को अबाउट दीज रेवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। एस्टैब्लिश्ड सुप्रीम कोर्ट इन 1774, तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर ये सारी घटनाएं हुई, मीन्स इन्होंने रेगुलेट करना शुरू किया कंपनी को। गवर्नर ऑफ बंगाल को बनाया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट थे वरुण हेस्टिंग्स, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जो असिस्ट करेगी अलॉन्ग विद 4 मेंबर्स। मद्रास एंड बॉम्बे को बंगाल के अंडर रखा गया। कंपनी के एम्प्लॉयज को बोला गया आप कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, आप किसी भी ब्राइब में नहीं पड़ेंगे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा कंपनी के ऊपर। एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रेवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स को रिपोर्ट करेंगे टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब आई जानते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट या फिर अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ये कुछ कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था जो कि रेगुलेटिंग एक्ट में रह गई थी। तो इन्होंने इसमें गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को एग्जेम्प्ट कर दिया था फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट्स जरिस्डिक्शन, मींस सुप्रीम कोर्ट के जरिस्डिक्शन के अंडर ये लोग नहीं आएंगे अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करते हैं। रेवेन्यू का कोई भी मैटर होगा तो भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंडर सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लॉज आएंगे, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इंसिडेंट होता है तो, एंड ओनली उनका जो एरिया था, एरिया ऑफ जरिस्डिक्शन वाज लिमिटेड टू कैलकाटा ओनली। प्रोविंशियल कोर्ट से जो भी केसेस आएंगे वो गवर्नर जनरल के पास आएंगे और सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आएंगे। गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास प्रोविंशियल कोर्ट से ही केसेस आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ रेफर नहीं किए जाएंगे। गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल एंड कोर्ट्स। गवर्नर जनरल लॉज बना सकते थे प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए, एंड प्रोविंशियल कोर्ट्स के पास जो लॉज, जो ये केसेस भेजते थे, अपील भेजते थे, सिर्फ गवर्नर जनरल के पास ही जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट एक तरह से कमजोर था क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लॉज ही एडमिनिस्ट्रेट कर रहा था। रेवेन्यू और जो एम्प्लॉयज थे वो इनकी जरिस्डिक्शन से एग्जम्प्ट किए गए थे, मीन्स बाहर थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसने क्या किया, सबसे पहले कंपनी ने जितने भी टेरिटरीज को एक्वायर किया था उसको बोला ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया, ये हैं हमारी ब्रिटिश पोजीशंस जो कि इंडिया में अवेलेबल हैं, ये गवर्नमेंट ने इसमें कहलाया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को फुल कंट्रोल मिला कंपनी के अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन में, और इन्होंने कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस को सेपरेट कर दिया। मींस कमर्शियल फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ देखेगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि पहले बनाया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल फंक्शन को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। एंड एक नई बॉडी बनाई गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेट करेगी पॉलिटिकल फंक्शन को, जैसे कि सारे के सारे सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू, सारे के सारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेट करेगी। ये देखिए राइट साइड में फ्लो चार्ट बना हुआ है। पिट्स इंडिया एक्ट नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश प्रीएम विलियम पिट, कंपनी टेरिटरीज फर्स्ट कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशंस, इंडियन अफेयर्स अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, मेन एम टू रिमूव मिस्टेक्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, गवर्नर जनरल एडिशनल पावर्स curtailed and restored to governors in provinces, above board of directors, board of control established and manage political affairs in India। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया था वो बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर बैठेंगे और वो पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेंगे, जिसमें कि सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स आता था। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 33 एंड आगे। Thank you. Do like and subscribe.